नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम आज सिविल सेवा की बात करने वाले हैं और सिविल सेवा की बात भी हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी हमने देखा कि हाल ही में हमारे देश में तो पहले आरक्षण को लेकर बहुत बवाल हुआ और चुनाव में आरक्षण और संविधान बदलने को लेकर बीजेपी जो 400 पार जाना चाहती थी वो कहीं रुकी और उसका असर भी चुनाव में दिखा। हमारे पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में जो छात्रों का आंदोलन था वो आंदोलन भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर था कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बाकी लोगों के बच्चों को आरक्षण मिल रहा है उसको वो उसकी खिलाफत कर रहे थे। तो एक पड़ोस के राष्ट्र का आरक्षण और एक हमारे अपने देश का आरक्षण। तो दरअसल आरक्षण कहाँ कहाँ होता है? आरक्षण होता है पढ़ाई लिखाई में, दूसरा नौकरी में। अब नौकरी में भी यदि वो श्रेष्ठतम नौकरी हो और उसमें आरक्षण की बात हो और ये लगे कि ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करना चाहती है और समूचा विपक्ष कहे कि ये जो है जो एक लेटरल भर्ती हो रही है यूपीएससी के जरिए, जिसमें कि केंद्र जो है वो विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निर्देशक और उप सचिव की भर्ती करने जा रही है। तो ये भर्ती जो है ये इसमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो रहा है और इससे समूचे विपक्ष को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आरक्षण की अनदेखी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार जो है वो कह रही कि जो भारत की सबसे बड़ी सेवा है आईएएस जिसको कहना चाहिए, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये जो सेवाएं हैं इसमें हमको कई बार चाहकर भी विशेषज्ञ नहीं मिलते और अलग अलग क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ होते हैं यदि हम उनकी सेवाएं लेटरल सर्विस के जरिए लेते हैं तो इससे इजाफा होगा। 2017 से ये बात चली, 2018 में 63 लोगों को अलग अलग पदों पर नियुक्त किया गया जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। अब 45 लोगों की भर्ती के लिए फिर से विज्ञापन निकला है जिसमें 35 जो हैं वो उप सचिव या कहना चाहिए निर्देशक स्तर के हैं और 10 जो हैं वो संयुक्त सचिव के हैं। अभी ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे आईएएस का काडर होता है, आईएएस के काडर में जो लोग यूपीएससी के जरिए सिलेक्ट होते हैं वो मसूरी में पहले प्रशिक्षण लेते हैं, उसके बाद वो पूरा देश घूमते हैं, अलग अलग दफ्तरों में प्रशिक्षण लेते हैं, फिर वो अलग अलग कार्यालयों में अटैच होके, कलेक्ट्रेट में अटैच होके असिस्टेंट कलेक्टर, फिर एसडीएम, फिर जॉइंट कलेक्टर, फिर एडिशनल कलेक्टर और फिर वो जाके कलेक्टर के पद को प्राप्त करते हैं या कलेक्टर ना हो तो कहें डायरेक्टर के पद को प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे वो पदोन्नति पे चढ़ते जाते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी जो सेंट्रल का होता है वो अगर राज्य का कहें कि सचिव स्तर का जो अधिकारी है, सचिव या प्रमुख सचिव का, वो वहाँ जाके संयुक्त सचिव बन पाता है केंद्र में। तो केंद्र में संयुक्त सचिव जो होता है एक प्रकार से मंत्रालय में बहुत सारी चीज़ें संयुक्त सचिव के पास से गुजरती है या विभागाध्यक्ष के पास से गुजरती है। अब सरकार जो है वो इसमें लेटरल सर्विस के जरिए लोगों को भरना चाहती है। इस समय यदि हम पूरे भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात करें तो इस समय करीब 15,106 पद स्वीकृत पद हैं, जिसके विरुद्ध अगर हम बात करें तो 12,161 पद भरे हुए हैं और 2,944 पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों में भी विशेषज्ञ सेवाओं की जरूरत है। अब ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशकों और उप सचिव के प्रमुख पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए जल्द ही 45 विशेषज्ञों की जो नियुक्ति किए जाने की फैसले की आलोचना की है और उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती में खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण को छीना जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी पोस्ट में राहुल गांधी ने इसे प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाला फैसला बताते हुए कहा है कि इस देश में जो है विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। इससे पहले सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव और बसपा की प्रमुख मायावती ने भी इसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मनमानी बताया और साजिश और संविधान का उल्लंघन करार दिया है। राहुल गांधी की पोस्ट में कहते हैं वो कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम जो है वो आरक्षण
छीना जा रहा है SC ST और OBC का। और वो कह रहे हैं कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों पर दूर किया जा रहा है। यहाँ UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं का हक पर डाका डलेगा, वंचितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और ये सामाजिक न्याय की परिकल्पना के खिलाफ है। वो कहते हैं कि चंद कारपोरेट के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण वो सेबी का देते हैं कि जहाँ पे सेबी के अध्यक्ष के खिलाफ जो है मामला अभी उठा है। और उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र में आने वाले को पहली बार जब चेयरपर्सन बनाया गया तो उसके क्या परिणाम हुए वो अभी हमने हाल ही में देखा है। ये राहुल गांधी, अखिलेश, मायावती और ये तमाम लोगों की आपत्ति है। अब हम बात करते हैं कि ये दरअसल मामला है क्या। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि किस तरह से UPSC ने जो है चूंकि विज्ञापन जारी किया है और उस विज्ञापन में उन्होंने संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के प्रमुख पदों पे 45 विशेषज्ञ भर्ती करने की बात कही है। ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा जो IFS कहलाते हैं, और जो ग्रुप A की सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं, उन पदों पर जो है संघ लोक सेवा आयोग ने जो है 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया है, जिसमें 10 संयुक्त सचिव हैं और 35 निदेशक उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है। विज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार संयुक्त सचिव और निदेशक उप सचिव स्तर के अधिकारियों को लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्त करना चाहती है। इस तरह राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के आकांक्षी प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों को संयुक्त सचिव या निदेशक उप सचिव के स्तर पर सरकार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये लेटरल एंट्री क्या होती है? UPSC जो है वो लेटरल एंट्री के जरिए उम्मीदवारों का चयन जो है विभिन्न मंत्रालय, विभागों और संगठनों में जो है उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी बनाने के लिए वो कर रही है। तो ये उम्मीदवारों का चयन जो है इसके जरिए करने की जो प्रक्रिया है उसमें विभिन्न मंत्रालय, संगठनों, विभागों में जो है वो इन लोगों की भर्ती होना है। इसके लिए ऑनलाइन, जैसा कि विज्ञापन में दिया गया है कि इसमें ये आवेदन मंगाए गए हैं और इसके पहले भी आवेदन मंगाए गए। जब ये आवेदन क्लियर होने के उपरांत जो है वो जब उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें से जो लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने का मौका कुछ लोगों को जो IAS नहीं है उनको मिलेगा और वो कोई एग्जाम में नहीं बैठेंगे। UPSC में जैसे प्रीलिम एग्जाम होता है, मेन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है। इसमें दरअसल ये है कि बहुत सारे लोग अब प्राइवेट नौकरी में चले जाते हैं और विशेषज्ञ सेवाओं में वो बहुत काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो सरकारी नौकरी में नहीं आना चाहते, पर वो किसी विशेषज्ञ सेवा के जरिए अपना नाम बड़ा कर लेते हैं। तो जब वो नाम बड़ा कर लेते हैं तो वो सरकार को लगता है कि ये आदमी की सेवाएं हमको इस क्षेत्र में चाहिए। हम देखते हैं कि अमेरिका और बहुत सारे देशों में जब सरकार बदलती तो उसके साथ सरकार अपने लोगों को लेके आती। अगर हम बात करें तो 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में देश में पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इसमें प्रशासनिक सेवा में सुधार की वकालत की गई। मोरारजी देसाई ने इस बात पर जोर दिया कि सिविल सेवाओं में विशेष स्किल रखने वालों की जरूरत है। मार्च 77 और जुलाई 79 के बीच देश के प्रधानमंत्री भी रहे। हालांकि जब मोरारजी देसाई ने स्किल वाले लोगों की जरूरत पर जोर दिया उस समय लेटरल एंट्री जैसी कोई बात नहीं थी। फिर 4 दशक बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि UPA की सरकार में लेटरल एंट्री की अवधारणा पहली बार लाई गई। 2005 में UPA सरकार ने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने लेटरल एंट्री स्कीम को जोरदार तरीके से समर्थन किया और फिर उन्होंने कहा कि इसको लाना चाहिए और इसके जरिए मुख्य आर्थिक सलाहकार जैसे पदों पर नियुक्ति की गई। जुलाई 2017 में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में देश की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसके जरिए नियुक्ति के अलावा अन्य क्षेत्रों में लेटरल एंट्री का प्रवेश का प्रावधान करने पर विचार करने की बात कही और सरकार ने कहा कि निजी क्षेत्र में जो अनुभवी उच्च अधिकारियों को विभिन्न विभागों में जो है उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव स्तर पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद 1 साल बाद जो है लेटरल एंट्री की अधिसूचना जारी करते हुए 10 विभागों में संयुक्त सचिव पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। सरकार को इस तरह की भर्ती की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया पूरी दुनिया में। हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत नया नया ज्ञान आ रहा है
और दिन पे दिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो काम करने के तरीके, तौर तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि अब विशेषज्ञ जो हैं उनकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो विशेष कौशल और विशेषज्ञों की बहुत ज़रूरत दिखाई पड़ती है। तो सरकार को लगा कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये जो यूपीएससी से आईएएस आएंगे वो ये काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस तरह की एक दूसरा रास्ता निकाला जो हमारे देश में, जैसा कि उदार आर्थिक नीति के बाद अर्थव्यवस्था और अधोसंरचना के क्षेत्र में जो है थिंक टैंकों की जरूरत सरकार को पड़ी कि ऐसे लोग अगर वो आते हैं तो इससे हमको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, इनकी सेवाओं की, इनकी विशेषज्ञता का। सरकार के स्तर पे इस सोच को 2018 में अंजाम दिया गया और जैसा मैंने बताया कि 62 लोग इसमें धीरे धीरे करके अलग अलग सेवाओं में भर्ती हुए। अब 45 लोगों की भर्ती होना है। अब चूंकि मामला इस समय फंसा आरक्षण का, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि हर जगह आरक्षण होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा है कि क्रीमी लेयर जो होता है आरक्षण के भीतर आरक्षण, तो क्रीमी लेयर को उससे अलग करना चाहिए। तो इस समय देश में आरक्षण को लेकर एक जोरदार बहस छिड़ी है। इस बीच में ये जो भर्ती हो रही है इसको लेकर विपक्ष जो है लामबंद है और वो सत्ता पक्ष को घेरना चाहता है। हम अगर अपने तय इसको देखते हैं तो हमको लगता है कि अभी भी बहुत सारे विभागों में जो कि बहुत विशेष किस्म के विभाग होते हैं, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो जहाँ पर विशेषज्ञ सेवाओं के अधिकारी को होना चाहिए, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे वो वाटर शेड हो, चाहे वो जनसंपर्क हो, चाहे वो उद्यानिकी हो, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेखा है। यहाँ पर अगर उस विभाग के अधिकारी हों या विशेषज्ञ अधिकारी हों, जैसे कि नीति आयोग में बहुत सारे विशेषज्ञ अधिकारियों को रखा गया, अगर उस तरह के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों, चिप्स में विशेषज्ञ हों, तो ये विशेषज्ञ जो होते हैं ये चिकित्सा के क्षेत्र में हो, ये विशेषज्ञ बताते हैं कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए। पर हो ये रहा है कि विभाग के अधिकारियों को तो दरकिनार खरीद दिया गया है। सब जगह आईएएस जो कि सिर्फ सिंपली ग्रेजुएट हैं या इंजीनियरिंग किए हैं और आईएएस की परीक्षा पास किए हैं, जिनको उस विषय का उतना ज्ञान भी नहीं है, उनको लाकर वहाँ बिठा दिया जाता और ये व्यवस्था चल रही। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ की मौजूदा व्यवस्था है उसमें जिस तरह का आमूल-चूल परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आता। तो कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पे ये सोच है। और जैसे पहले था कि आरक्षण था तो जो एकल पद हुआ करते थे उन एकल पद पे आरक्षण लागू नहीं होता था। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, उस विभाग के सेटअप में जितने पद हैं उसकी गणना की जाए। तो अब बहुत जगह ये भी है कि जो प्रतिभाशाली आदमी एक पद है, यदि आप आरक्षण के लिए उन पदों को रोकेंगे तो हम देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा में बहुत सारे जो बड़े प्रोफेसर के पद हैं वो खाली हो रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्रों में भी लोग नहीं मिल रहे हैं, तो सालों साल वो पद कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उनकी गणना होती है। अब हमें अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञ चाहिए और वो विशेषज्ञ कहाँ से आएंगे? तो एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि नहीं, इससे आप आरक्षण की अनदेखी कर रहे हैं और कारपोरेट क्षेत्र के लोगों को पिछले दरवाजे से आप जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण सर्विस है भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसमें आप एंट्री दिला रहे हैं। दूसरी तरफ यदि देश की तरह सोचा जाए कि अगर देश ये चाहता है कि वो 2047 में ऐसा देश बने कि जो एक विकसित राष्ट्र हो, एक विकासशील राष्ट्र हो, एक समग्र रूप से एक उन्नत राष्ट्र हो, तो उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो भी विशेषज्ञ सेवाएं उनके लोगों को बुलाना पड़ेगा, आमंत्रित करना पड़ेगा। हम देखते थे पहले यदि कोई किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ है, वो अंग्रेजी का बहुत बड़ा ज्ञाता है, हिंदी का बड़ा बड़ा साहित्यकार है, तो यूनिवर्सिटी उसको बुलाती थी, डॉक्टरेट भी देती थी और कहती थी हमारे यहाँ पढ़ाओ। अभी भी बहुत जगह लोगों को बुलाया जाता। अभी हाल ही में बांग्लादेश में हमने देखा कि जो नोबल सम्मान से सम्मानित है, नोबल पुरस्कार से, उनको बुलाकर वहाँ पर राष्ट्रपति जब हट गई तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप थोड़ा देश को देखो, देश अभी आर्थिक झंझावातों से जूझ रहा है। तो बहुत सारे देशों में इस तरह के प्रयोग हुए हैं और ये यदि लेटरल सर्विस के जरिए यदि इसको साफ सुथरे ढंग से, कोई गोपनीय एजेंडा नहीं है और विशेषज्ञ सेवाओं के लोगों को लिया जाता है, तो हमें लगता है कि इससे देश को लाभ होगा। वरना हमने देखा है कि हमारे यहाँ टेलीफोन के अधिकारी जो है मंत्रालय में पदों पे पदस्थ हैं, पुलिस के अधिकारी जिनको पुलिस में होना चाहिए वो भी मंत्रालय में सेक्रेटरी बने बैठे हैं, फॉरेस्ट के अधिकारी जिनको वन विभाग होना चाहिए वो भी अलग अलग विभागों में बने। तो जब भारतीय सेवा से आए अधिकारी जो अलग अलग सेवाओं के हैं वो आकर अगर मंत्रालय संभाल सकते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं, प्रमुख सचिव बन सकते हैं, तो फिर उस क्षेत्र के विशेषज्ञ क्यों नहीं बन सकते? ये एक सवाल है।
इस पर कितनी राजनीति होगी आने वाले समय में, क्या कुछ मामला गरमाएगा, वो देखते बनेगा। मगर ये निश्चित रूप से है कि देश को अभी इस तरह की सेवाओं की अलग अलग क्षेत्रों में जरूरत है, क्योंकि जो देश है वो इस समय चहुमुखी विकास करना चाहता है, वो सारी संभावनाओं को खंगालना चाहता है। उसे अलग अलग बैंकिंग क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, अधोसंरचना के क्षेत्र में उसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो सीधे कोई IAS या IPS की परीक्षा देने कर नहीं आएंगे। वो अपने अपने क्षेत्र में उनका बड़ा नाम हो गया और उनकी सेवाएं लेकर हम सोच सकते हैं कि हम इस सेवा के जरिए अगर उनको लाते हैं तो उनकी भूमिका भी निश्चित रूप से देश के विकास में हो सकती है। इस पर खुलकर चर्चा जरूरी है। नमस्कार।